हेलो एंड हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, राइट टू ब्राइट। आज हम इकोनॉमिक कक्षा 12 में यानी क्लास 12th में जो हमारी दूसरी बुक है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है और इसमें इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसमें इसका परिचय होगा। हमारा वीडियो लेक्चर दो वीडियो में इसको कंप्लीट करेगा। आज पहला पार्ट है, उसको हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हो तो आप इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इससे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं और इतना हमको ध्यान है, व्यष्टि को हम बोलते हैं माइक्रो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या मतलब होता है उसका? सूक्ष्म। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता है इसका? बड़ा, व्यापक आदि। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटा, अल्प का भी होता है। वैसे अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और हमारा टॉपिक इस पर ऑलरेडी हो भी चुका है, इससे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो का अंतर भी करते हैं, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में हम अंतर भी करते हैं। और कक्षा 12th के अंदर आने वाली क्लासेस में भी समष्टि और व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स अलग अलग सेपरेट दी गई है। आज हम इसको एक बार फिर से, चूँकि इंट्रोडक्शन ही हो रहा है, तो हम इंट्रोडक्शन में परिचय में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा कुल उत्पादन का, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता था? वैयक्तिक उत्पादन का, यानी कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन कार्य करता है, कोई उत्पादन करता है, तो उसका अध्ययन होता था व्यष्टि में। चूंकि यह बात हो रही है समष्टि की, और आपको बता दूं समष्टि का मतलब क्या होता है। समष्टि का अर्थ होता है सारी व्यष्टि को अगर हम जोड़ लें, समस्त प्रकार की जो व्यष्टि है। और व्यष्टि में क्या होता है? एक फर्म हो सकती है, ऑलरेडी हमारा वीडियो हो चुका है, एक फर्म हो सकती है, कोई व्यक्तिगत इकाई हो सकती है। तो इन सारे व्यक्तिगत इकाइयों, फार्म वगैरह, इनका उत्पादन को, उनके कीमत को, इनके सबको एक साथ अगर हम जोड़ लें, कैलकुलेट कर लें, तो वो समष्टि बन जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, बीच बीच में व्यष्टि आएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाएगा, कीमत स्तर का अध्ययन किया जाएगा और रोजगार के स्तर का अध्ययन किया जाएगा। रोजगार कौन सा? पूरे देश के रोजगार का स्तर। कीमत स्तर, समस्त वस्तुओं की कीमतों के लिए इसको जोड़ दें। पूरे मार्केट की जब बात की जाए, पूरे देश के बाजार की बात की जाए, उसमें जो कीमत लेवल है, जो प्राइस लेवल है, तो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अब जब हम इनका अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का हम जब उपयोग करते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स आते हैं, कुछ परिवर्ती आते हैं, कुछ वेरिएबल्स आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएबल्स आते हैं, जो जब हम सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो उत्पादन की बात होगी, कीमत स्तर की बात होगी, चाहे वो रोजगार के स्तर की बात होगी, कई सारे सिद्धांतों का हम धीरे धीरे आगे अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर कुछ परिवर्तियों को लिया गया है, कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएबल्स, इनके कारण इनमें, जैसे कि कीमत के कारण, कीमत में परिवर्तन होने से उत्पादन में परिवर्तन कितना आएगा, रोजगार के स्तर में कितना परिवर्तन आएगा। इस प्रकार ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर कुल उत्पादन में, कुल रोजगार में क्या चेंजेस आएंगे। मजदूरी की दर में चेंजेस होने से कुल उत्पादन में, कुल रोजगार में क्या परिवर्तन आ सकता है, और लाभ में भी। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं परिवर्ती। प्रश्न क्या आ सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्ती कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? तो आपके उत्तर होने चाहिए कीमत, ब्याज दर, मजदूरी की दर और लाभ। कैसे? अगर किसी उत्पादक को उसकी वस्तु की उचित कीमत बाजार में नहीं मिल पा रही है, तो उत्पादन गिर जाएगा। अगर किसी बाजार में ब्याज की दर, पूंजी पे ब्याज की दर बढ़ गई है, तो उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर किसी बाजार में मजदूरी के दर में परिवर्तन आता है तो कुल उत्पादन, कुल रोजगार में परिवर्तन जरूर आएगा और लाभ में भी चेंज आने पर इस प्रकार से चेंजेस आएंगे। ये परिवर्ती कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इस पार्ट में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, जो बेसिक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनके ऊपर ये पूरा पाठ और पूरी किताब समष्टि अर्थशास्त्र की टिकी हुई है, उन बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर इन के बारे में आपको पता लग जाता है तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस पाठ के अंदर और अर्थशास्त्र में आपको समस्या नहीं आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगला इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है वैयक्तिक आर्थिक एजेंट। अब चूंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये वैयक्तिक है, क्या है, वैयक्तिक। और इस जैसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी के ऊपर वैयक्तिक लग जाता है तो उसका संबंध किससे हो जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। देखिए, ये व्यष्टिक आर्थिक एजेंट और आर्थिक एजेंट जो समष्टि में यूज होते हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इनमें फ़र्क इतना सा है कि जब हम व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, किसी फर्म की बात करते हैं, किसी निगम की बात करते हैं, किसी सरकार, ऐसी सरकार की बात करते हैं जो अपने आर्थिक निर्णय स्वयं ले लेते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है तो आप लिख सकते हैं कि ऐसी आर्थिक इकाई का तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय स्वयं लेते हैं। क्या करते हैं वो, आर्थिक निर्णय स्वयं लेते हैं। जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक, कोई निगम हो सकती है, कोई सरकार हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है। ये जितना भी आप देख रहे हो, चाहे उपभोक्ता हो सकता है, इसको कंज्यूमर बोलते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर, कोई कॉरपोरेशन हो सकती है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई बैंक हो सकते हैं। ये अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और निर्णय भी कौन से, आर्थिक निर्णय। और ये आर्थिक निर्णय हमेशा स्वयं के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए लेंगे, यानी अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए लेंगे, अपने अधिकतम लाभ के लिए लेंगे। इसमें व्यक्तिगत हित छिपा होगा, इसमें व्यक्तिगत लाभ छिपा होगा, व्यक्तिगत हित छिपा होगा। जब किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक निर्णय स्वयं के हित में लिया जाता है तो ऐसी आर्थिक इकाइयां वैयक्तिक आर्थिक एजेंट कहलाती है। आगे मुद्रास्फीति, इसमें मुद्रास्फीति के बारे में भी चर्चा होगी। तो मुद्रास्फीति क्या है, कीमतों का बढ़ना, यानी प्राइस जब बढ़ती है, आप देखते भी हो बाजार में, आपने आम जिंदगी में, पेपर्स वगैरह में, टीवी पर कई बार डिबेट आती है तो वहाँ पर आता है कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, कीमतों का लगातार बढ़ना, कीमतों का लगातार बढ़ना, वो क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है, यानी प्राइस लेवल में बढ़ोतरी। इसी प्रकार एक मंदी की चर्चा भी है इसमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रोजगार या उत्पादन के स्तर में जब क्या होती है, कमी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मंदी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो मूलभूत रूप से इसका जो निर्माण हुआ है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, पूंजीवादी। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए, किसके लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। अब बात हम अगर करें लोकतांत्रिक व्यवस्था की, किसकी बात करें, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, जैसा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें 3 क्षेत्र दिए गए हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। कितने दिए गए हैं, 3 सेक्टर दिए गए हैं, 33 सेक्टर्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है पारिवारिक क्षेत्र, दूसरा है व्यापारिक क्षेत्र और तीसरा है सरकारी क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र क्या हो सकती है, कोई परिवार हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्तिगत इकाई भी हो सकती है और परिवारों का समूह भी हो सकता है जो अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं या किसी प्रकार से उत्पादन में, रोजगार में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना लाभ कमा रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र भी कुछ इसी तरह से, तो लेकिन पारिवारिक क्षेत्र से बड़ा होता है, इनके बड़े डील्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी संस्थाओं को संभाल रहे होते हैं। और एक होता है सरकारी क्षेत्र। कौन सा, सरकारी क्षेत्र, जो हमेशा जनकल्याण के लिए कार्य करता है। उनके निर्णयों में लाभ कम और सार्वजनिक लाभ ज़्यादा छिपा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में आखिर
किन चीज़ों का अध्ययन होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, करारोपण यानी टैक्सेशन, अन्य बजट की नीतियाँ जो पूरी कंट्री को, पूरे देश को और समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है, मुद्रापूर्ति की नीतियाँ, साथ में ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार, निर्गत का बाजार पर प्रभाव। निर्गत कहते हैं उत्पादन को, निर्गत किसको बोलते हैं? आउटपुट को। आउटपुट को क्या बोलते हैं? निर्गत। बाकी और आगे अच्छे से बता दें, आउटपुट यानी निर्गत, उत्पादन। पहले बता दें, एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र में करारोपण यानी कि टैक्सेशन इसको बोलते हैं। कर का आरोपण कैसे होगा, कितने % टैक्स लगाएगा, इस प्रकार की जो नीतियां होती हैं, इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में लिए जाते हैं, जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अन्य बजट की नीतियां हो सकती है, जो पूरे देश, पूरी कंट्री के लिए, किसी स्टेट के लिए जो बजट बनता है वो किस में आता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। मुद्रापूर्ति की नीतियाँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं समय समय पर, इस प्रकार की जो मुद्रापूर्ति की नीतियाँ होती है, ब्याज दर होती है, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होती है। मजदूरी, रोजगार, निर्गत का बाजार पर प्रभाव आदि किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की 2 सामान्य विशेषताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि समष्टि अर्थशास्त्र की 2 सामान्य विशेषताएं कौन सी है। तो पहले विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली विशेषता आप देख रहे होंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में नीतियों का अनुपालन और राज्य स्वयं अथवा वैधानिक रूप से कोई निकाय जो होता है वो नीतियों का अनुपालन करता है। ऊपर देखा भी आपने, जो समष्टि अर्थशास्त्र में जिनका अपन अध्ययन कर रहे थे, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करारोपण की बात हो, अन्य बजट नीतियों की बात हो, मुद्रापूर्ति की नीतियां बात हो, ब्याज दर हो आदि, ये संबंधित किससे होते हैं, वो कौन जारी करता है? तो या तो राज्य स्वयं करेगा, राज्य स्वयं का मतलब सरकार करेगी, या वैधानिक निकाय होगा जिसको राज्य सरकार ने, संविधान ने क्या कर रखा हो, उसको वैधानिक बना रहा हो, कानूनी रूप से मान्यता दे रखी हो, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI लिख रखा मैंने, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया है आदि। इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है। अगर वो निर्णय लेते हैं, कोई नीति का निर्माण करते हैं जिससे देश प्रभावित होता है, देश की जनता प्रभावित होती है, तो इस प्रकार के जो निर्णय, इस प्रकार की जो इकाइयाँ होती है, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसकी सामान्य विशेषता है कि, और इसका मूल रूप से ध्यान किस पर होता है? अधिकतम कल्याण पर होता है, स्वयं का कल्याण नहीं, अधिकतम कल्याण। और दूसरी, इसका जो टारगेट होता है, दूसरी सामान्य विशेषता क्या है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र का टारगेट क्या होता है? सार्वजनिक कल्याण होता है, संपूर्ण देश की जनता का कल्याण होता है, न कि स्वयं का कल्याण। व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर हुआ? व्यष्टि और समष्टि में आपने देखा कि व्यष्टि शास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हो रहा है, किसी फर्म का अध्ययन हो सकता है, किसी उपभोक्ता का अध्ययन हो सकता है, किसी एक उत्पादक का भी अध्ययन हो सकता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। किसका? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, चाहे फिर वो कुल रोजगार की बात हो, चाहे वो फिर कुल मजदूरी की बात क्यों ना हो। जब भी कुल जब लग जाएगा, जब राष्ट्रीय शब्द लग जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, तो वह अध्ययन किस में माना जाएगा? वह समष्टि अर्थशास्त्र में माना जाएगा। और समष्टि अर्थशास्त्र के जो निर्णय लिए जाते हैं वो मैक्सिमम, अधिकतम कल्याण के आधार पर लिए जाते हैं, पूरे देश के कल्याण के हिसाब से लिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो बहुत फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होगी, जब समष्टि अर्थशास्त्र में बात होगी, तो उसके निर्णय अलग हो सकते हैं। वहाँ पर उस नियम का, उस निर्णय का अलग डिसीजन भी हो सकता है, अलग परिणाम भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में, आपकी परीक्षाओं के लिए काम आएगा। और इस वीडियो को अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार देखेंगे और लगातार आप साथ साथ में इसको नोट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपके ज़रूर काम आएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से बोलता हूँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू गाइस।